नमस्कार। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और उसने कहा है कि ये उसका बदला है जो पहले ईरान ने कुछ हफ्ते पहले किया था। उसने कहा है कि उसके 100 से ज़्यादा फाइटर जेट जो हैं वो एंटर होते हैं ईरान में और वहाँ के उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला करते हैं और उसके बाद में वो वापस लौट आते हैं। उसने ये भी कन्फर्म किया है कि उसने गैस या परमाणु ठिकानों पर उसके या किसी भी तेल ठिकानों पर उसने ये हमला नहीं किया है, ये सिर्फ उसके मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया है। साथ में इजराइल ने ये वार्निंग भी दे दी है कि अगर इस वॉर को एस्केलेट किया ईरान ने तो उसको बहुत बुरा ही परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसराइल ने साथ में वार्निंग भी दे दी है कि अगर ईरान इस युद्ध को एस्केलेट करेगा तो उसको बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। और उसने ये भी कहा है कि उसने अमेरिका को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था इसके बारे में कि वो ईरान पर हमला करने जा रहा है। पहले आपको ये आईडीएफ के जो हेड हैं उनका इसराइल के उनका बयान सुनवाते हैं, फिर आपको बताते हैं। Israeli responds to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. We demonstrated today that we have both the capability and the resolve to act decisively, and we are prepared on offense and defense to defend the state of Israel and the people of Israel. I can तो इसमें वो कह रहे थे कि ये जो पहले हमला किया गया था यानी ईरान के द्वारा जो हम इजराइल पर हमला किया गया था उसके जवाब में ये कार्रवाई की गई है। यानी वो चाहते हैं कि ईरान अब दोबारा उनके ऊपर हमला ना करे और साथ में वो दुनिया को ये दिखाना भी चाहते हैं और वो कंफर्म भी करना चाहते हैं कि इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें ईरान ने पहले हमारे ऊपर हमला किया था तो हमने उनके ऊपर हमला ये किया है। तो इसके साथ उन्होंने ईरान को वार्निंग भी दे दी है कि अगर वो इसका रिस्पांस देता है यानी अगर वो दोबारा इजराइल पर किसी भी तरीके का हमला करता है तो उसके पास ये राइट है कि वो दोबारा ईरान पर हमला करे और वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमला करेगा यानी और ज़्यादा नुकसान करेगा ईरान का। और उन्होंने कहा कि ये हमारा राइट भी बनता है कि हम अपने इजराइल की अपना जो इजराइल स्टेट है उसकी हम रक्षा करें और उनके लोगों की रक्षा करें, यानी कोई उन पर हमला करता है तो वो उनका ये दायित्व बनता है। अब इसमें जो उन्होंने ये कहा कि पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था अमेरिका को, यानी अमेरिका को पहले से पता था कि ये ईरान पर हमला होने जा रहा है। दूसरी बात, जब भी अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर इजराइल आते हैं, जब से ये युद्ध शुरू हुआ यानी 1 साल के बीच में वो कम से कम 9 बार इजराइल आ चुके हैं और जब भी वो इजराइल आते हैं तो वो सऊदी अरबिया और बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ में भी जाते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी वो पहले यहाँ पे आते हैं, इजराइल की बातें सुनते हैं, रणनीति बनाते हैं और उसके बाद में वो गल्फ़ कंट्रीज़ में चले जाते हैं यानी सऊदी अरबिया और इन सब कंट्रीज़ में चले जाते हैं जहाँ पर वो उनको ये बताते हैं कि जब भी ये हमला होगा तो आपको चुप रहना है। अब वो चुप क्यों रहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये बहुत साल पहले की बात है जब हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरबिया की एक आरामको कंपनी पर उन्होंने हमला कर दिया था। ये ऑयल कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उस पर हमला कर दिया था। आप सबको पता होगा कि जो हूती विद्रोही हैं उनकी जो बैकअप है वो ईरान है, यानी ईरान के द्वारा ही फंडिंग की जाती है उनको और वो उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। तो उनके जो हमला था सऊदी अरबिया पर, यानी सऊदी अरबिया पर हमला था, इसका मतलब कि वो सीधा सीधा ईरान का हमला था। तो उस टाइम पे सऊदी अरबिया और ईरान में पूरी तरीके से ठन गई थी और उनके वो जो रिश्ते हैं एक दूसरे के ख़त्म हो गए थे। तो ईरान का कहना था कि वो सऊदी अरबिया जो है वो इजराइल में मदद नहीं कर रहा है, यानी वो फ़लस्तीन को मदद नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमला किया गया था। लेकिन सऊदी अरबिया ने कहा कि ये जो उसके संप्रभुता, अखंडता और उसकी कंट्री पर डायरेक्ट हमला है, यानी वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो दोनों जगह अपने अपने दोनों लोग अपनी अपनी तरीके से दलीलें दे रहे थे, लेकिन उस टाइम पे ये पूरी तरीके से इन दोनों के बीच में रिश्ते ख़त्म हो गए थे। उस टाइम पे जो ईरान था वो उसको बहुत बड़ा घमंड था, यानी वो उसको जो बैकअप था वो पहले बात तो वो कुछ करता नहीं है, डायरेक्टली कुछ करता नहीं है। वो पहली बार ये फंसा हुआ है कि वो डायरेक्टली कुछ कर रहा है इजराइल में, यानी अब उसको समझ में आएगा कि ये युद्ध होता क्या है। अभी तक उसने डायरेक्टली लड़ाई नहीं लड़ी। पहले वो क्या करता था, इराक से लड़ाई करवाता था, यानी इराक को वो सपोर्ट करता था और इराक वाले इधर उधर हर जगह हमले करते थे। इराक हो गया ख़त्म। अब उसको ईरान को खुद हमला करना पड़ेगा। आपको 2 हफ्ते पहले का बयान याद होगा जब खामेनेई ने, यानी ईरान के जो प्रमुख हैं, उन्होंने हमला किया था इजराइल पर। तब उन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं यानी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ये इन सबको इकट्ठा होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ये भाषण नहीं दिया था, उन्होंने सऊदी अरबिया की लैंग्वेज में भाषण दिया था, यानी उन लोगों को समझ में आए कि हम सबको इकट्ठा होना है
और इकट्ठा होकर ये हमें हमला करना है, यानी वहाँ पे हराना है और फ़लस्तीन एक स्टेट बनाना। यानी ईरान जो है वो इजराइल को नहीं मानता है, वो कहता है कि इजराइल कोई स्टेट नहीं है, फ़लस्तीन ही पूरा स्टेट है। तो वो चाहता है कि जो फ़लस्तीन है वो पूरी तरीके से कायम हो जाए और इजराइल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। ये उसका सपना है, जो कि सच होता तो नहीं दिख रहा है आने वाले 200-400 सालों में, और शायद कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इजराइल पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो चुका है और उसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। जैसे कि इजराइल के लिए हमास को ख़त्म करना या फ़लस्तीन को ख़त्म करना या बाकी कंट्रीज़ को ख़त्म करना, ये किसी के बस में नहीं होता है। लेकिन उसमें कुछ कंट्रियों का अपना इंटरेस्ट भी होता है जो उनके साथ खड़े होते हैं। अब ईरान ने भी इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि उनके ऊपर हमला हुआ है और उन्होंने एयर स्पेस को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। यानी अब उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल कोई भी कंट्री नहीं कर सकती है। और ये भी कंफर्म किया है कि इजराइल ने उनके ऊपर एयर स्ट्राइक किया है और उसके सिटी के बाहर कुछ मिलिट्री ठिकानों पर ये हमला हुआ है। यानी उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उनके मिलिट्री ठिकानों पर ही हमला हुआ है। और यही बात इजराइल ने भी कही थी कि वो उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया है। अब इसमें बात ये आती है कि अब ईरान क्या हमला करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ये हमला तो पहले ईरान ने किया था, उसके बाद में इजराइल ने उसके ऊपर रिटेलिएट किया। लेकिन ईरान ने जब हमला किया था तब उसने कहा था कि हमास के नेताओं को मारा गया था, उसके रिस्पॉन्स में उसने किया था। अब ये झगड़ा समझिए कभी ख़त्म होने वाला इसी तरीके से, जब दो देशों के बीच युद्ध शुरू होता है तो ये ना ख़त्म होने वाली रणनीति होती है। यानी वो एक दूसरे की गलती निकालते रहते हैं। जैसे ये हमारे गलियों की आपस की लड़ाई होती है, उसी तरीके से देशों की भी लड़ाइयाँ होती हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने हूती विद्रोहियों को या हमास के नेताओं को उन्होंने मारा है, उसके जवाब में हमने किया। अब इजराइल कह रहा है कि ये ईरान ने जो हमारे ऊपर हमला किया था हमने उसके रिस्पांस में किया, लेकिन ये हमला करने के लिए 21 दिन लग गए। आप रणनीति को समझिए कि उसने 21 दिन लगाए, उसने सारे ठिकानों को मॉनिटर किया और उसके बाद में हमला किया। अब ईरान क्या करेगा, वो क्या उस तरीके से हमला करेगा, क्या वो उनके ठिकानों का निशाना बनाएगा, किन किन ठिकानों का निशाना बनाएगा और कौन कौन सी कंट्री उनका साथ देगी। क्या पिछली बार जो खामेनेई ने बयान दिया था कि सारे मुस्लिम कंट्रीज़ एक हो जाएं, तो क्या पाकिस्तान, गल्फ़ कंट्रीज़ और बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं क्या उनके साथ आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या चाइना सपोर्ट करने जाएगा? मुझे नहीं लगता कि चाइना सपोर्ट करने जाएगा। उधर रसिया यूक्रेन में फंसा हुआ है तो वो भी डायरेक्टली कोई सपोर्ट कर नहीं सकता। अंदर खाते हो सकता है कि वो ईरान का सपोर्ट करे, जैसा कि माना जाता है कि वो थोड़ा मोड़ा सपोर्ट करता है, क्योंकि अमेरिका पूरी तरीके से यूक्रेन में सपोर्ट कर रहा है। तो वो अंदर खाते वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा कि जहां से अमेरिका को धक्का लगे। गल्फ़ कंट्रीज़ को पहले ही समझा दिया जाता है कि आप सर उठाएंगे नहीं, आप कुछ बोलेंगे नहीं। यानी वो अगर वो कुछ बोलते भी हैं तो उनको मिलिट्री सपोर्ट लेना पड़ता है अमेरिका से, तो वो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते। वो अंदर खाते वो भी मदद करते हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ के जो सऊदी अरबिया और बाकी कंट्रीज़ हैं उन्होंने अभी तक तो कुछ बोला नहीं, तो जाहिर सी बात है कि वो अभी तक अगर एक साल में अगर वो कुछ नहीं बोले तो अब भी आगे भी कुछ बोलना बहुत ही मुश्किल काम है। पर अब ईरान बुरी तरीके से फंस गया है और वो देखना होगा किस तरीके से और कितना बड़ा इजराइल पर हमला करता है। और इस लड़ाई में जो खर्च है वो भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जो ईरान का और इजराइल का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर का है। वो आसपास वो कोई अपना बॉर्डर शेयर नहीं करते, जिससे उनकी मिलिट्री उनके कंट्री में घुस गई, उनकी मिलिट्री उनकी कंट्री में घुस गई, या फाइटर जेट 1 घंटे में आधे घंटे में जाके हमला करके वापस आ गए। उसमें काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और वहाँ से ना लौटने का खतरा भी रहता है। अभी तक जो इजराइल हमला कर रहा था वो तो आसपास की कंट्री यानी उसके जो बॉर्डर्स शेयर करते थे, क्योंकि उसकी जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी अंदर घुस जाती थी। फिर हवाई हमले, मिसाइल्स हमले, वो सारी चीज़ें एक साथ होती थी। लेकिन जब ईरान की बात आएगी तो ईरान में ये सारे हमले एक साथ नहीं हो पाएंगे। नहीं तो आपको भी खतरा रहता है कि जो आपके फाइटर जेट्स गए हुए हैं वहाँ पे हो सकता है ना लौटें, क्योंकि आखिर ईरान भी रिटेलिएट करेगा। और ईरान भी जब भी हमला करता है तो वो मिसाइल से ही करता है, क्योंकि वो फाइटर जेट से नहीं करता है। क्योंकि अब फाइटर जेट गए, उसके जो डिफेंस सिस्टम है माना जाता है कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब अमेरिका के सपोर्ट से होती हैं। तो अमेरिका के जो सिस्टम है वो सारे वहाँ पर लगे हुए हैं और ये टेस्टिंग होती रहती है। वो इजराइल में टेस्ट होता है और बाकी दुनिया में उसका इस्तेमाल होता है। तो ये एक तरीके से माना जाता है कि जो अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है और बाकी जो इक्विपमेंट है वो इजराइल में ही टेस्ट होते हैं और बाकी दुनिया में फिर वो इस्तेमाल होते हैं कि वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि ये कभी भी ओपनली अमेरिका कभी बयान नहीं देता इन सब चीज़ों को, लेकिन वो ये तो हमेशा कहता है कि उसका पूरी तरीके से इजराइल पर सपोर्ट है और वो उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करता रहेगा। तो वो खुलेआम उनको सपोर्ट करता है। वो कहीं थोड़ा बहुत वो जाके बातचीत हो जाती है उनके बारे में। एक चीज़ और कि हमास और हूती विद्रोहियों को सपोर्ट तो मिल रहा है, क्योंकि वो छोटा मोटा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनको सपोर्ट इतना बड़ा मिल रहा है कि वो आज भी कहीं ना कहीं से वो मिसाइल हमले इजराइल पर करते रहते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि 1 साल पहले इजराइल के कुछ लोगों को बंधक बनाया गया था
और आज तक यानी वहाँ पर अमेरिका की, इजराइल की खुफिया एजेंसीज लगी हुई हैं जो दुनिया में मानी जानी जाती हैं कि वो कुछ भी पता लगा सकती हैं, दुनिया में किसी भी चीज़ का पता लगा सकती हैं। वो आज तक ये पता नहीं लगा पाई कि वो इजराइल के जो बंधक है वो कहाँ पर रखे गए हैं और वो कहाँ हैं। आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा सपोर्ट है दुनिया में, कितने लोग उनको सपोर्ट करते हैं और कितनी चीज़ें उनको, इक्विपमेंट और बाकी चीज़ें उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाई जाती हैं कि वो आज तक इनकी एजेंसीज़ को पता नहीं लगा कि वो कहाँ है। जबकि एक दो बार बीच में कुछ समझौता भी हुआ था कि इजराइल कुछ लोगों को छोड़े तो फिर वो हमास भी कुछ लोगों को छोड़ेगा, और वो हुआ भी। वो ऐसा लगता था उस टाइम पे कि ये कुछ रणनीतिक तहत किया जा रहा है, यानी कि उस टाइम जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो कह रहे थे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने किया और ऐसा लग रहा था कि वो इसलिए किया जा रहा है कि कुछ लोगों को निकाला जाए वहाँ से, तो पता लगे कि वो किधर से आ रहे हैं, किधर से जा रहे हैं, कैसे हैं। लेकिन अदला बदली तो हुई, लेकिन आज तक ये पता नहीं लगा कि उनके बंधक कहाँ पर रखे हुए हैं। तो सोच लो कितनी बड़ी मात्रा में उनकी तैयारी है। ये तैयारी छोटी मोटी नहीं है। और ईरान अब जैसे ही हमला करेगा, उधर से हूती विद्रोही और हमास के जो अभी लोग छुपे हुए हैं वो एक साथ हमला करेंगे। तो ये अब की बार जो होगा वो हमला बहुत ही तेज होगा। अगर कोई चीज़ इस युद्ध को थोड़ा सा कम करके रखती है, यानी इजराइल और ईरान के बीच में जो दूरी है, वो जो युद्ध है जो उसको थोड़ा सा कम करके रखती है, तो वो सिर्फ वो है कि वो सिर्फ एयर स्ट्राइक के थ्रू ही ज़्यादा संभव है, जो बाकी तरीके से संभव नहीं है। तो देखते हैं कि क्या कैसे होता है। हम आपके लिए पल पल की अपडेट लाते रहेंगे। नमस्कार।